Good evening, ma'am. Good evening, everyone. आरती करने आए हो? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। इतने सारे जने क्यों आए हो अभी तक तुम? देखना बस कितने बच्चे ज्वाइन करेंगे अभी। 8। आज तुम 15 अगस्त बना रहे हो सारे जने। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। 2-4 मिनट वेट कर लो बच्चों का, अभी क्लास में हो।
ठीक है, 17 बच्चे आए हैं सर। स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हमने सीरीज एलसीआर सर्किट पढ़ लिया था ना, है ना? यस मैम। हाँ, यस मैम। सीरीज एलसीआर सर्किट हमारा हो गया था, रेजोनेंस कंडीशन पढ़ ली थी। यस मैम। ये ग्राफ्स आते हैं बेटा कुछ, जैसे सबसे पहले आता है जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो पहले एक बार लास्ट का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? आज हो गया है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज चैप्टर कंप्लीट है। ये बताओ मेरे को, एक्सी और एक्सएल क्या होता है? एक्सी और एक्सएल क्या होता है? यस मैम। एक्सी और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? मैम x इज इक्वल टू ओमेगा, x इज इक्वल टू 1/ओमेगा c और x इज इक्वल टू ओमेगा l। हाँ, क्या होता है इनका मतलब, क्या है एक्सी, क्या है? मैम x कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और xl इंडक्टिव रिएक्टेंस है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना? रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है बेटा? एक्सी किसके बराबर हो जाता है? एक्सएल के, है ना? एक्शन के। हाँ, और रेजोनेंस कंडीशन में करंट क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम? रेजोनेंस कंडीशन में करंट क्या होगा? मैक्सिमम मैम। देखो, रेजोनेंस कंडीशन का मतलब ये है कि करंट मैक्सिमम हो जाएगा, और करंट मैक्सिमम होगा तो सिंपल सी बात है, इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? मिनिमम। मिनिमम होगा। तो इम्पीडेंस यहाँ पर आपका मिनिमम हो जाएगा। सर्किट में सिर्फ कौन सा इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगा? सिर्फ बताओ। आर के इक्वल हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड। इम्पीडेंस सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर हो जाएगा, है ना? ये हमने अब लास्ट क्लास में देख लिया। तो यहाँ Yes, देखो ma'am. कुछ कर्व, यहाँ पर कुछ ग्राफ हैं, जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। जेड क्या है? इम्पीडेंस, और एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वेरी करेगा, ठीक है? तो हम मान लो, मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी कि अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत छोटी है, या फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत लार्ज है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी लार्ज या फ्रीक्वेंसी स्मॉल। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और वाई एक्सिस पे जेड है। तो अब बात ये है कि देखो, हमारे पास एलसीआर सर्किट में इम्पीडेंस का फॉर्मूला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल बड़ा हो या एक्सी बड़ा हो, दोनों का माइनस करके जो भी आएगा वो लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर लिख दिया। अब एक बात देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बेटा छोटी हुई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी छोटी हुई, तो आप एक्सएल को क्या लिखोगे? ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। एक्सी को लिखोगे 1/ओमेगा सी, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ इंटू सी, ठीक है? अब देखो, फ्रीक्वेंसी अगर छोटी हो जाएगी तो बेटा ये वाला जो टर्म है, एक्सएल वाला टर्म, ये क्या हो जाएगा? छोटा। हम स्लाइड गलत नहीं लगी हुई है। नहीं नहीं, देखो यहाँ पे देखो, ये एक्सएल माइनस एक्सी है ना, एक्सएल की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई एफ एल। स्लाइड गलत नहीं है। इम्पिडेंस की वैल्यू दिख रही है तुम्हें जेड की? नो मैम। हम स्लाइड तो ये लगी हुई ना, सीरीज एलसीआर सर्किट। ना, हम यही लगी हुई है। यस मैम। यस मैम। हम अब हो गया शो। तो जब भी हो गई थी बेटा। अब कौन सी दिख रही है? अब दिख रही है मैम, जेड वर्सेस। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो जेड वर्सेस एफ वाला हम कर्व देखना चाह रहे हैं।
तो Z वर्सेस F का कर्व मैंने क्या किया, देखो फ्रीक्वेंसी को x एक्सिस में कर लिया और Z को y एक्सिस में कर लिया। अब इम्पीडेंस कितना होगा हमारा LCR सर्किट में, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसमें से हो सकता है कि XC बड़ा हो तो XC आप पहले लिख के माइनस कर दो, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसमें दो केस बनाने हैं, क्या, या तो फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, भाई दो ही तो केस हो सकते हैं, या तो फ्रीक्वेंसी Yes. छोटी हो सकती है या फ्रीक्वेंसी लार्ज हो सकती है। तो अब बस वही देखना है, देखो अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो इम्पीडेंस पे क्या फर्क पड़ेगा ये देखना है। तो हमने देखो एक्सएल की वैल्यू थी उसको रखा यहाँ पे 2 पाई FL माइनस XC की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 बाय बोलो ओमेगा C। 1 by omega c। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 2 पाई F इंटू C एज इट इज। अब बात आई फ्रीक्वेंसी की, अब मैंने माना कि बेटा फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी है। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होगी तो ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी जिसपे मैं अभी सर्कल कर रही हूँ 2 पाई FL। अगर फ्रीक्वेंसी छोटी है तो XL छोटा हो जाएगा, है ना। Yes, मैम। और अगर Yes, फ्रीक्वेंसी छोटी है तो XC क्या हो जाएगा, बड़ा, भाई क्योंकि बड़ा हो XC जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो फ्रीक्वेंसी छोटी हो गई तो XC बड़ा हो गया और XL छोटा हो गया। भाई छोटे में से बड़ी चीज घटाओगे तो कुछ बड़ा ही मिलेगा ना। अब R स्क्वायर में उसका ऐड करोगे और इम्पीडेंस, तो मुझे बताओ इम्पीडेंस छोटा मिलेगा कि बड़ा। मैम बड़ा मिलेगा। इम्पीडेंस लार्ज मिलेगा ना बेटा। Yes, तो मैम। XL तो छोटा हो गया, XC बड़ा हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी स्मॉल होने की वजह से XC होगा 1 बाय F। तो F अगर स्मॉल है तो XC की वैल्यू ज्यादा हो गई, XC की वैल्यू ज्यादा हो गई तो ज्यादा में से कम घटाओगे तो तब भी क्या मिलेगा भाई, ज्यादा ही तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। अब वो तुम्हें स्क्वायर करके ऐड करना है, तो इम्पीडेंस तो अभी भी क्या रहेगा, इम्पीडेंस अभी भी लार्ज रहेगा। तो देखो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो इस पर भी तो जो Z का जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आया, मैक्सिमम पे, ठीक है। आपने Z जो है यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट पे डॉट लगा दिया उसका। अब देखते हैं कि लार्ज पॉइंट पे क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी को लार्ज रखेंगे तो क्या होगा। देखो बेटा अब क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी को लार्ज रखोगे तो XL क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा वो भी। वो लार्ज हो जाएगा मैम। अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है तो XL लार्ज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है XL इक्वल्स टू ओमेगा L के। तो XL बड़ा Yes, मैम। और XC क्या हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। है ना। स्मॉल। हाँ क्योंकि 1 बाय F के प्रोपोर्शनल आता है तो XC छोटा हो गया। तो देखो आप फिर से बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, उसका स्क्वायर करके फिर ऐड करोगे तो इम्पीडेंस अभी भी क्या आएगा, लार्ज, क्योंकि कुछ ना लार्ज कुछ आएगा। हाँ क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यू अभी भी R स्क्वायर में ऐड हो रही है, राइट। कुछ ना कुछ वैल्यू R स्क्वायर में अभी भी ऐड होगी, चाहे फ्रीक्वेंसी छोटी ले लो या फ्रीक्वेंसी बड़ी ले लो। बट रेजोनेंस कंडीशन में तुम्हारा Z किसके बराबर आता है, R के बराबर। R के बराबर आता है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी छोटी है और अगर फ्रीक्वेंसी बड़ी है तो R के बराबर तो नहीं आ रहा, क्योंकि XL और XC में से घटा के कुछ तो वैल्यू मिल रही होगी जो R स्क्वायर में ऐड होगी, राइट। तो इम्पीडेंस R के बराबर नहीं है अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है या फ्रीक्वेंसी लार्ज है। तो देखो तुम्हारे ग्राफ इस तरीके से आया कि हमने ये जो तुम्हारे मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के जो दोनों पॉइंट है ये हमने मिलाने थे, हमने मिला दिए। फिर हमने देखा कि लास्ट में ये एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पर इम्पीडेंस सबसे छोटा होता दिख रहा है, इस पॉइंट पर इम्पीडेंस सबसे छोटा होता दिख रहा है। तो ये जो इम्पीडेंस होगा बेटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा इम्पीडेंस किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पर जो आएगा अब ये R के बराबर आएगा। तो ये तुम्हारा ग्राफ हो गया Z वर्सेस F का, ये तुम्हें पता होना चाहिए। फिर दूसरा आया करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अब देखो करंट के साथ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। अब देखो मैंने यहाँ पर 3 चीजें लिखी हुई हैं टेबल बना के। एक तो ये तुम्हें दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर दिख रहा है तुम्हें इम्पीडेंस, और ये दिख रहा है करंट, दिख रहा है। यस मैम। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या लिखी हुई है, फ्रीक्वेंसी की कंडीशन ली, पहला स्मॉल और फिर दूसरा लार्ज, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की कंडीशन है। अभी हमने देखा अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो इम्पीडेंस क्या मिल रहा है भाई, ज्यादा मिल रहा है, लार्ज। और अगर फ्रीक्वेंसी लार्ज है तब भी इम्पीडेंस क्या मिल रहा है, लार्ज।
ज्यादा large। नहीं Large। है। अगर अगर इम्पीडेंस लार्ज है यानी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कैसा मिलने वाला है? कम मिलने वाला है। कम मिलेगा ना। हाँ, अगर भाई अगर इम्पीडेंस ज्यादा है सर्किट का तो सिंपल सी बात है करंट कम मिलेगा, स्मॉल स्मॉल। तो आप मैम जो आपने Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया था उसको उल्टा कर दो, यानी अगर कैसे कहोगे आप? कि इस वैल्यू पे भी जब F मिनिमम था तब भी करंट मिनिमम रहा, और इस पर भी F जब मैक्सिमम हो गया तब भी मिनिमम रहा, बट इस पॉइंट पे F करंट मैक्सिमम हो जाएगा। और ये कौन सी वैल्यू होगी भाई फ्रीक्वेंसी की? ये होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम, इम्पिडेंस मिनिमम, ग्राफ इस तरीके से आएंगे, हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा। तीसरी चीज आती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या बताएगा? देखो मेरे को ये बताओ, क्या रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? है? नो मैम। नहीं करेगा ना? नो मैम। वेरी बिल्कुल सही है कि मैम रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता। रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? हमने पढ़ा था टेम्परेचर पे करता है, फ्रीक्वेंसी तो आपने बताया ही नहीं, तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन रेजोनेंस होने के बाद, रेजोनेंस हो गया सर्किट में, उसके बाद जब करंट आता है आई नॉट, बेटा वो किसके बराबर आता है? वी नॉट अपॉन आर। इम्पिडेंस आर जेड के बराबर हो जाता है ना भाई। जब सर्किट में रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस होने के बाद उस सर्किट का करंट चाहिए, तो तुम कहोगे करंट निकालना है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, या इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस आर के बराबर हो गया तो हमने आर लिख दिया। वोल्टेज मान सकते हैं कि अगर सर्किट की पीक वोल्टेज वी नॉट है तो करंट हो गया आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट बाय आर। ठीक है, अब बात आई क्या करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है? यस मैम। कर रहा है ना भाई, करंट तो कर रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मान लो हम रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा यूज कर लें, देखो रेजोनेंस चाहिए क्यों? कहते हैं ना, कई बार तुमने सुना होगा कि हमें अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हम यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस कर सकते हैं। देखो ये भी बोला जाता है यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है, देयर इज एवरीथिंग इज एनर्जी, मतलब हम भी एक एनर्जी में, हम भी एक किसी एक पर्टिकुलर एनर्जी में लाई करते हैं, है ना। और तुमने देखा होगा कि कुछ लाइट वेव ऐसी हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। एक विजिबल रीजन होता है ना, उस विजिबल रीजन को ही तो हम देख सकते हैं। उसके अलावा जो भी लाइट रेज है, गामा अल्फा बीटा, इन्हें हम देख ही नहीं सकते क्योंकि हमारी आईज उस रीजन में लाई ही नहीं कर रही। तो होता क्या है, हर चीज एक एनर्जी है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? उस एनर्जी से, उस एनर्जी को रीच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें खुद उस एनर्जी पर या खुद उस वाइब्रेशन पर जाना पड़ेगा, तभी हम उस चीज को देख या फील कर सकते हैं। तो उसी चीज को बोलते हैं रेजोनेंस। अगर मान लो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से तुम्हारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो यूनिवर्स में भी रेजोनेंस हो जाता है, तो बोलते हैं कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए ना वो आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर भी वही चीज, रेजोनेंस का मतलब यही है कि करंट हमने इतना मैक्सिमम कर दिया सर्किट में, रेजोनेंस मिल गया, मतलब करंट मैक्सिमम हो गया। तो रेजोनेंस वो कंडीशन है कि किसी चीज, दो चीजों के बीच में ट्यूनिंग हो जाना, रेजोनेंस। अब देखो अगर हमें रेजोनेंस हमने कराया है तो रेजोनेंस क्यों कराया है? कि भाई हमें तो करंट ज्यादा चाहिए, इसीलिए हमने रेजोनेंस कराया है सर्किट में कि करंट मैक्सिमम मिल जाए। लेकिन अगर आपने रेजिस्टेंस इतना ज्यादा कर दिया तो आप कितना भी रेजिस्टेंस ज्यादा कर लो, क्या आपके पास रेजोनेंस कंडीशन करंट ज्यादा मिल पाएगा? देखो आपने रेजोनेंस भी कर दिया, आपको भगवान देना भी चाह रहा है सब चीजें, लेकिन तुमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस ही इतना ज्यादा कर दिया कि करंट ज्यादा हो ही नहीं पा रहा। तो आप इसमें क्या हो गया कि करंट बढ़ेगा तो सही रेजोनेंस कंडीशन में, बट डिपेंड करेगा किस पर? आर की वैल्यू पे, आर की वैल्यू पे। तो देखो यहाँ पर पीक बनाया हुआ है कि ये सब रेजोनेंस कंडीशन है, लेकिन देखो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी छोटी रखोगे उतना ज्यादा करंट का पीक मिलेगा। देखो ये किसका ग्राफ है? आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। हमने आर के साथ वेरी कर करके लिखा है। हाँ, आर के साथ वेरी, स्क्रीन नहीं दिख रही?
मैम पिछली दिख रही है मैम। मैम दिख रही है। ठीक है ठीक है, तो हमने आर के साथ वेरी किया है, ठीक है। तो अब देखो सबसे ज्यादा तुम्हें सबसे ज्यादा शार्पनेस या कर्व कौन से वाले में दिख रहा है भाई, जब रेजिस्टेंस आर था। अब तुम जितना रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओगे 2R 3R 5R 10R उतना ही करंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा सर्किट में। यस मैम। देखो जब रेजिस्टेंस 3R था तो तुम्हारे करंट का पीक ज्यादा गया ही नहीं, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछ भी लेते हैं कि ये आई और एफ का ग्राफ है, ये 3-4 है कर्व, तो इसमें से बताओ कौन सा कर्व होगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस रेजिस्टेंस। तो हमें पता होना चाहिए जितना ज्यादा बड़ा कर्व उसका रेजिस्टेंस उतना छोटा, और इसी को बोलते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है मैम स्लाइड पिछली वाली है, अभी तक चल रही है। यस मैम। तो मैं तुमसे यही तो कहती थी, ये हो क्या रहा है, मैंने आज ना स्क्रीन की जगह मैंने पता नहीं क्या शेयर, विंडो शेयर कर दी। 1 मिनट रुक जाओ, दोबारा शेयर करती हूँ। फिर तुम क्या देख रहे थे? मैम वही तो मैं बोल रही थी। वही तो मैं कह रही हूँ, फिर तुम्हें समझ ही कैसे आएगा अगर स्लाइड ही नहीं देख रही। तुम्हें तो पैसे ऐसे बोलते जा रही हूँ, ऐसे थोड़ी समझ आएगा। तो हमें एंटायर स्क्रीन ही शो करनी पड़ेगी बेटा। मैम मुझे लगा हमारी तरफ से दिक्कत है। ना ना कोई बात नहीं। अब ठीक है, अब देखा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। यस मैम अब दिख रहा है। अब नहीं आएगी, वो मैंने स्क्रीन गलत शेयर कर दी। तो यहाँ पर देखो मैंने आई और एफ का ग्राफ रखा है। अब मैं क्या कर रही थी, आर की वैल्यू जितनी ज्यादा उसका पीक उतना ही ज्यादा बड़ा आएगा। अब समझ में आया ये ग्राफ से क्या करी? यस मैम। यस मैम। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो पीक उतना छोटा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा करंट कम। तो करंट का देखो 3R पे सबसे छोटा पीक मिला है। अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, एक बार देख लो इसका। उसके बाद आता है अपना एक टर्म, क्या क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले एक टर्म सीख लेते हैं, क्वालिटी फैक्टर। पीवाईक्यूज लगाएंगे, इन्हें लगाने की जरूरत नहीं, पीवाईक्यूज है हमारे पास। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है बेटा? क्वालिटी फैक्टर बताता है कि हमारे पास एक साइकिल में कितना एनर्जी हमने दिया और कितना एनर्जी डिसिपेट हो गया। देखो क्या लिख रहा है, द क्वालिटी फैक्टर रिलेट द पीक एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट, कि हमें एक साइकिल में कितना तो एनर्जी स्टोर कर दिया और कितना एनर्जी डिसिपेट कर दिया। और एनर्जी डिसिपेट किसके अक्रॉस होगी? रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या है? एनर्जी को डिसिपेट करना, पावर को डिसिपेट करना। तो क्या यहां से क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आया, एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस। क्यू का फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस। ये समझने के लिए है, जितने सवाल निकलेंगे वो इस फॉर्मूले से निकलेंगे। सेकेंड लाइन पढ़ो, इट इज ए रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। अब बात, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो तुमने पढ़ ली, अब बात आई कि ये बैंडविड्थ क्या है, ठीक है। अब बैंडविड्थ क्या है? अभी जो तुमने पढ़ा था ना एफ मैक्स और एफ मिनिमम, यस मैम। उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको क्या बोला है? बैंडविड्थ। हाँ, वही फ्रीक्वेंसीज हैं वो बैंडविड्थ है, ठीक है। अभी और ध्यान से भी एक बार करेंगे, आ जाओ। यहाँ पे समझा देते हैं, देखो। ये फ्रीक्वेंसी है, ये अपना करंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम पीक है ये क्या होगा? यहाँ तो आई मैक्स जाएगा, ठीक है।
बेटा यहाँ पर मान लो जब तुम्हारे करंट की वैल्यू कितनी हो जाए आई मैक्स का बाय √2, कितना बाय √2 किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, फिर से किसी और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारे आई मैक्सिमम, तुम्हारे करंट की वैल्यू सर्किट में कितना हो जाए आई मैक्स का बाय √2 हो जाए, तो ये वाली जो फ्रीक्वेंसीज होंगी ना, मान लो ये आई मैक्स का बाय √2 किसी एक फ्रीक्वेंसी पे लाई कर रहा है, मैं मानती हूँ उसको F1 पे, ऐसे ही आई मैक्स बाय √2 किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पे लाई कर रहा है, ये मान लेते हैं हम F2 पे। ये तुम्हारी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये तुम्हारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है F0। तो ये F1 से लेके F2 तक ये मेरे को एक क्या मिल गई, ये एक बैंडविड्थ मिल गई। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एक फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ है जो हम यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है भाई, सबसे ज्यादा है। भाई सर्किट में करंट ही नहीं होगा तो किसी काम का होगा ही नहीं, तो मुझे वो वाली वैल्यूज चाहिए फ्रीक्वेंसी की जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट क्या हो, जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट क्या हो, सबसे ज्यादा हो। सबसे तो ज्यादा हाँ, एक तो अपनी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ही जिसमें आई मैक्स होगा। अब वो वाली फ्रीक्वेंसी देखनी है जहां पर करंट मैक्सिमम का बाय √2 हो जाए, मैक्सिमम का कितना हो जाए बाय √2 हो जाए। तो मान लो वो ए पॉइंट पे भी हो गया किसी, और यहाँ पर किसी बी पॉइंट पे भी हो गया, तो ये दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का जो भी रीजन होगा, मान लो ए मिल गया तुम्हें 100 हर्ट्ज पे, बी मिल गया तुम्हें 500 हर्ट्ज पे, तो 100 से लेके 500 के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी हुई वो सब क्या कहलाई जाएंगी, बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ कहलाई जाएगी। तो F1 से F2 अगर कोई पूछे कि बैंडविड्थ यहाँ पर क्या है, तो कौन सी वैल्यू है जहां पर करंट मैक्सिमम का बाय √2 हो जाता है, वो तुम्हारी बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। अब देखो इन दो पॉइंट पे और क्या होगा भाई, इनको और क्या बोला जाता है, इन फ्रीक्वेंसीज को, जो ये मैंने अभी F1 और F2 लिखी है ना, F1 और F2 को और क्या बोल सकते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्यों बोल सकते हैं, इनको और एक और नाम से बोला जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के नाम से। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जब तुम्हारा करंट मैक्सिमम का बाय √2 हुआ, तो पावर कितने के बराबर हो गई, मैक्सिमम के हाफ के बराबर, हाफ के बराबर हो गई। हाफ के बराबर हो गई। तो कैसे लिखोगे, देखो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट एंड पावर इज मैक्सिमम, ये तो हमने लिख ही लिया था पहले ही, पावर मैक्सिमम है, लेकिन Fn2 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, एट पॉइंट A एंड B वेयर I किसके बराबर है, I max बाय √2, ठीक है। तो corresponding to these frequencies इन फ्रीक्वेंसीज के कॉरेस्पॉन्डिंग पावर कितनी मिलेगी, पावर इक्वल्स टू पी मैक्स का बाय 2। तो पावर यहाँ पर आ जाएगी, इसीलिए इन फ्रीक्वेंसीज को क्या बोला जाता है, सो फ्रीक्वेंसी आर, फ्रीक्वेंसीज आएगा उसको ठीक कर लेना, नोन एज हाफ पावर। हाफ पावर, हाफ पावर का मतलब पावर का आधा हो गया इन फ्रीक्वेंसीज पे, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, तो इस नाम से इन्हें जाना जाता है। तुम डिराइव भी कर सकते हो, देखो स्पेलिंग का क्या, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। डिराइव भी कर सकते हैं, देखो डिराइव कैसे करोगे, कि हमारे पास पावर का फॉर्मूला है कितना, V इंटू आई, ठीक है, या V0 I0 अपॉन 1/2, यही फॉर्मूला है पावर का। यस मैम। P इक्वल्स टू 1/2 V0 I, ठीक है। अब देखो हम, ये तो पावर है जो मैक्सिमम है, cos फाई क्योंकि 1 हो जाएगा, रेजिस्टेंस है तो cos फाई 1 हो गया, P मैक्स। अब मेरे को दूसरा P निकालना है जो हाफ पावर वाली है, उसमें P क्या लिखोगे, 1/2 V0 I0 किसके बराबर है भाई, I0 अपॉन √2, हाफ अपॉन I0 बाय √2। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, यहाँ से देखो V0 I0, इसको क्या लिख सकते हो, V0 का √2 I0 का √2, ये क्या बन गए, V0 बाय √2 I0 बाय √2 क्या बन गया, VRMS
VRMS, IRMS, cos phi. ठीक है, पावर का हमने क्या लिखा 1/2, आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, आई मैक्स का आई नॉट बाय रूट टू, ये आई नॉट बाय रूट टू हो गया। हाँ, कितना आया हमारा ये V नॉट आई नॉट बाय टू, और ये हमारे पावर कितनी आ गई, P मैक्सिमम। इसको दोबारा लिखते हैं, प्रूफ करा रहे थे। देखो, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी डिराइव कर रहे हैं, P मैक्स एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है, हमने देखा अभी V नॉट आई नॉट बाय टू के बराबर। ठीक है, मैं क्या करती हूँ भाई, इस V नॉट को चेंज कर लेती हूँ, इसमें पावर VI के बराबर है और V इक्वल्स टू IR के बराबर है, तो V नॉट को एक बार रिप्लेस कर दो, तो V नॉट किसके बराबर हो जाएगा, आई नॉट, यहाँ पर स्केयर आ जाएगा इंटू आर अपॉन, ठीक है। देखो V को मैंने IR लिख दिया, तो IR लिख दिया, तो आई नॉट स्केयर R बाय टू। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, आई नॉट अपॉन रूट टू का स्केयर लिख सकते हैं इंटू R, Yes, लिख दिया। तो यहाँ से मैक्स, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर आई नॉट बाय रूट टू क्या हो गया, V स्केयर RMS, सॉरी I स्केयर RMS है ना, आई नॉट बाय रूट टू I स्केयर RMS वैल्यू इंटू R। ये आई तुम्हारी मैक्सिमम पावर, जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे रहेगी एट रेजोनेंस। तो ये सारी फॉर्मूले याद होने चाहिए, कुछ नहीं किया, बस उसी में V नॉट आई नॉट बाय टू को ही चेंज किया है IRMS में। तो ये पीक वैल्यू थी और ये IRMS के टर्म में। ठीक है, सेकेंड, अब हमें हाफ पावर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी में निकालती हूँ P डैश किसके बराबर होगी भाई, देखो ये तो आई नॉट स्केयर R बाय टू एज इट इज रहेगा, बट यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी है भाई, हमारा आई नॉट बाय रूट टू है ना, उसका स्केयर yes, है ना, इंटू R बाय टू, यही होगा। मैंने आई नॉट की वैल्यू चेंज करी है, क्योंकि हाफ पावर पे एट हाफ पावर I इक्वल्स टू आई मैक्स का बाय रूट, बस ये वैल्यू पुट कर दी तुमने। अब कितना हुआ P डैश आई नॉट स्केयर बाय टू इंटू R बाय टू, यही आया करेक्ट बेटा। हाँ हाँ, अब ये वाली वैल्यू देखो, आई नॉट स्केयर R बाय टू, और एक ये वाली देखो, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूं, P मैक्स, ये तो मेरा P मैक्स की बराबर है अपॉन आ गया, तो ये आ गया P डैश पॉइंट पे क्या आ जाएगा, P मैक्स का आधा आ जाएगा। अगर तुम इसे RMS में लिखना चाहो तो RMS में भी कैसे लिख सकते हो भाई, RMS में भी आराम से लिख सकते हो। जैसे RMS में क्या लिखोगे, आई नॉट अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अभी भी कितना बचा R बाय, तो आपकी बार ये सारी टर्म किसके बराबर हो जाएगी, P मैक्स के, तो ये आ गई P मैक्स बाय। ठीक है, तो और कैसे लिख सकते हो, IRMS का स्केयर इंटू R बाय, बताओ, ये तुम्हारी P डैश है। क्लियर है।
तो जो भी ऊपर वैल्यू आई है ना रेफरेंस में, उसमें बस आधा आधा कर देना। अगर पी डैश की वैल्यू, ये फॉर्मूला याद मत करो पी डैश का, बस ऊपर पी मैक्स का याद कर लो। एक तो वी नॉट आई नॉट बाई 2, एक आई स्क्वायर आर एम एस आर, ये 3 फॉर्मूले हैं, मैं इनको हाईलाइट कर दूंगी। पहला फॉर्मूला, दूसरा सर्कल है, तीसरा ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टार था, बस ये 3 फॉर्मूले। इसके बाद बाकी अगर पी डैश पूछा जाए तो इनका आधा आधा कर देना, तो हाफ पावर में बस आधा करना है, ठीक है। तो ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज होगी बेटा। उसके बाद ठीक है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब आते हैं तुम्हारे बैंडविड्थ पे दोबारा, यहाँ पर जब हम पढ़ रहे थे क्वालिटी फैक्टर, तो क्वालिटी फैक्टर में यहाँ एक टर्म लिखी गई है, द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। अगर तुमसे पूछा जाए कि हमें क्वालिटी फैक्टर निकाल के दो, तो ऊपर सी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन में क्या लिखोगे, बैंडविड्थ। अब बात आई कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, तो क्या फॉर्मूला है बैंडविड्थ का, बताओ कैसे लिखोगे बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला है बेटा आर बाय एल। कैसे आया, क्यों आया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, बस ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी पता है हमें कितनी है, हमने ड्राइव कर रखी है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता ही दिया, तो यहाँ से लिख सकते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन आर एज इट इज, इंडक्टर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, और बैंडविड्थ का फॉर्मूला याद रखना आर बाय एल, ठीक है। चलो यस अब यहाँ पे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल के भी शो कर रखी है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, ओमेगा इक्वल्स टू दिस। तो हमारा ओमेगा आर 1/√LC है, हमने सॉल्व कर लिया था। ओमेगा की वैल्यू तुम आगे क्या रख सकते हो, 2πf इक्वल्स टू 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी आ गई, 1/2π√LC। ये हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, क्लियर है। यस मैम यस मैम। यस ओके, ये हमने पढ़ ही लिया है कि करंट मैक्सिमम हो जाता है V max अपॉन Z। Z की वैल्यू R² प्लस XL माइनस XC। यहाँ पर XL की वैल्यू रखी हुई है ओमेगा L माइनस 1/ωc। ये ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। R की वैल्यू यहाँ पर देखो, जो सबसे बड़ा पीक है वहां पर R छोटा होगा, वहां पर फिर R बढ़ते चले जाएंगे नीचे नीचे नीचे, ठीक है। ये ग्राफ भी हम पढ़ चुके हैं। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज भी हमने देख ली कि हाफ पावर पे मैक्सिमम का आधा हो जाता है, करंट जो है 1/√2 हो जाएगा, करेक्ट है। यस मैम इसमें इन्होंने ये भी बताया कि हाफ पावर पे Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Z और कितना हो जाएगा, Z हो जाएगा √2R। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डेल ओमेगा है जो अभी हमने निकाला है। डेल ओमेगा ये वही है क्या, बैंडविड्थ। डेल ओमेगा यहाँ पर दिख रहा है, तो ये बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला अभी कितना बताया था मैंने तुम्हें, R बाय एल। तो ये वही बैंडविड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया हुआ है, किसके बराबर है, R/L के बराबर है, बस। अब क्वालिटी फैक्टर के सारे फॉर्मूले यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं, कैसे देखो। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर से दिखाया हुआ है, ठीक है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला R अपॉन L ऊपर चला गया, ठीक है। इतना किया। अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या, किसकी वैल्यू रख दी भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये भाई। रेजोनेंस ओमेगा किसके बराबर होता है, XL किसके बराबर होता है, ओमेगा L के। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, तो XL की वैल्यू यहाँ पे रेजोनेंस वाली ओमेगा होगी, ठीक है। तो ओमेगा आर देखो यहाँ से किसके बराबर आया, XL अपॉन L के। तो यहाँ पर तुम ओमेगा आर को और क्या लिख सकते हो, XL अपॉन L। ये इंडक्टर यहाँ पर पहले ही था, अपॉन में रेजिस्टेंस, तो L से L कट गया। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर और किसके बराबर आया, देखो XL अपॉन R के, ठीक है। फॉर्मूला ओमेगा आर को बस क्या लिखा, XL के फॉर्मूले से निकाल लिया भाई। XL ओमेगा L होता है, ओमेगा कौन सा है, अगर रेजोनेंस की बात करें तो ये वाला। फिर क्या लिख सकते हो भाई, अब कहोगे मैं ओमेगा आर को XC से भी लिख सकते हैं क्या, 1/ωc। तो यहाँ से ओमेगा आर निकालोगे, तो यहाँ से ओमेगा आर किसके बराबर आ गया, 1/XC इंटू C। तो सेकेंड फॉर्मूला क्या रखोगे, Q इक्वल्स टू L अपॉन R। ओमेगा आर को क्या लिख दो, 1/XC
सॉरी एक्स सी होगा ना ये, कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी लिख सकते हैं। ओमेगा आर को, ओमेगा आर ये वाला ओमेगा आर है, ठीक है। इस ओमेगा आर को क्या लिख सकते हो, 1/XC इंटू सी। एग्जीक्यूट। क्यू नेक्स्ट, ये एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरे में फिर से लिखेंगे ओमेगा आर इंटू एल बाय आर। ओमेगा आर को यहाँ से हम निकालेंगे, एक्स इक्वल टू 1/ओमेगा सी। यहाँ से ओमेगा आर आया 1/, आर इंटू एल बाय आर, ठीक है। ओमेगा आर को लिख सकते हैं हम एक्स सी की फॉर्म में, एक्स सी इक्वल टू 1/ओमेगा सी, 1/XC। अगर ओमेगा के टर्म्स में रखना चाहोगे ना, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे उठा कर रखोगे, तो क्यू की वैल्यू जो दोबारा बन के आएगी वो बनेगी आपकी 1/ओमेगा CR, ठीक है। 1/ओमेगा इंटू CR, और 1/ओमेगा RC को हम क्या लिख सकते हैं, XC की वैल्यू। तो इसको फिर तुमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया XC/R से। तुम्हारे पास दो फॉर्मूले बने, एक तो XL/R और दूसरा फॉर्मूला बना XC/R, ठीक है। एक तो XL/R बना और दूसरा क्या बना, XC/R। एक्सी बाय आर। हाँ, तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं क्यू के। कौन सा, एक तो XL/R, दूसरा XC/R। XL की वैल्यू रख दोगे ओमेगा एल, तो डायरेक्ट ये ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा ओमेगा एल। XC की वैल्यू क्या रख दोगे भाई, 1/ओमेगा सी, तो ये 1/ओमेगा सी इंटू RL, बस। तो क्वालिटी फैक्टर के ये फॉर्मूले याद रख लेना, XL/R एक तो, और एक ये रहा तुम्हारा XC/R। रटने की जरूरत नहीं है, बैंडविड्थ वाला जो फॉर्मूला था, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, उससे भी आ जाएगा। अगर डिराइव नहीं कर सकते तो इतना याद रख लो, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला एक तो XL/R हो गया, और एक हो गया XC/R। XL और XC की वैल्यू तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो दो तीन फॉर्मूले तो ये हो गए। फिर आया एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो देखो यहाँ पर डिराइव किया हुआ है मैंने, ये वाला। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1/2π√LC। यहाँ पर बस वो वैल्यू रखनी है तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की कैसे रखोगे, देखो फ्रीक्वेंसी ये तुम्हारा L/R है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर मैं ओमेगा की बात करूं, ओमेगा देखो कितना है भाई, यहाँ पे 1/√LC। अभी देखा है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आया है। यहाँ पर डायरेक्ट उठा के 1/√LC की वैल्यू रख दो, रख दी। तो इसको देखो, √L ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 1/R √L अपॉन में यहाँ पे √C, ठीक है। ये एक क्यू फैक्टर का एक और फॉर्मूला हो गया। बताओ ये वाला समझ में आया फॉर्मूला, क्या किया है? यस यस मैम। यस मैम। कुछ नहीं किया, देखो हमने ये कल ही डिराइव किया था लास्ट क्लास में कि ओमेगा 1/√LC है, और F निकालेंगे तो 1/2πLC हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर था बैंड फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड, तो फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा की बात है। ओमेगा मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/√LC। तो बस यहाँ पे 1/√LC लिखा है, √L से L कट गया तो √L बच जाएगा। तो ये वाला एक और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आ गया। तो ये सारे फॉर्मूले एक साथ इकट्ठे करके यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं, ये चारों फॉर्मूले जो बॉक्स बना रखा है, ये रहा। ये सारे फॉर्मूले इस बॉक्स में है। क्वालिटी फैक्टर के हाईली 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से ही सवाल पूछे जाते हैं। क्वालिटी फैक्टर से तो बहुत आते हैं, ठीक है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी अभी किसी को डाउट है तो इस पूरे चैप्टर में बताओ, किसी भी टॉपिक में अगर तुमने रिवाइज करा हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलो, बोलो बेटा। डरना शर्माना तो बिल्कुल भी नहीं है।
मेरे को शार्पनेस वाला बता दो। क्या बता दो? शार्पनेस वाला। हाँ, थोड़ा बोलो दोबारा से, क्या? साफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ठीक। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस में क्या होता है? देखो, रेजोनेंस का मतलब ही यही है कि हमें करंट क्या मिलना चाहिए सर्किट में, मैक्सिमम। अब रेजोनेंस होने के बाद, रेजोनेंस हो गया सर्किट में, अब रेजोनेंस होने के बाद फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ने तो रेजोनेंस सेटअप कर दिया। अब जब करंट मैक्सिमम मिलेगा तो फ्रीक्वेंसी कहेगी अब कितना करंट मैक्सिमम मिलेगा वो मेरे ऊपर नहीं है, अब वो किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस के ऊपर। अब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट का पीक ज्यादा जाएगा क्या? देखो, ये तुम्हें जो पीक दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? करंट की उतनी ही ज्यादा वैल्यू है। देखो, करस्पॉन्डिंग है ना कर्व यहाँ पे भाई, इसके यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ आ रही है, तो सिंपल सी बात है, जेड वाई कोऑर्डिनेट है तो ऊपर की तरफ वैल्यू बढ़ते क्रम में है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी आई की वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ वाले आर के, है ना? तो यहाँ ये ज्यादा करंट कब मिला है? जब तुमने आर की वैल्यू क्या रखी है सर्किट में? छोटी। अब अगर तुम आर बढ़ाते जाओगे, जैसे मैंने यहाँ पर आर को 2R कर दिया, तो तुम्हें करंट की वैल्यू कम मिली, पीक छोटा आया, राइट? देखो, स्मॉल पीक आ रहा है। फिर अगर आपने फिर से रेजिस्टेंस बढ़ाया, 3R हो गया, तो फिर से पीक कितना आया? छोटा पीक आया। तो अब करंट भी क्या मिला? छोटा। तो ये शार्पनेस ये दिखाता है कि जितना आप आर की वैल्यू को छोटा रखेंगे उतना ही करंट क्या मिलेगा आपको? मैक्स मिलेगा। क्लियर है? बस इतना ही है शार्पनेस ऑफ रेजिस्टेंस। यस मैम। यस मैम। इसके बाद एक छोटू सा टॉपिक आता है बेटे, ट्रांसफॉर्मर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो और देख लेते हैं। 2025 का सेट तुम्हारे साथ ऑलरेडी शेयर है, क्वेश्चंस लगा लेना, उसके सारे लग जाएंगे। जो नहीं लगेंगे वो मेरे से बोल देना, मैं तुम्हें सॉल्व करा दूंगी। यस मैम। ठीक है, हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मर। मैंने कराया है क्या ये? नो मैम। कोई बात नहीं। ट्रांसफॉर्मर क्या है भाई? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है, देखो, ये आयरन की कॉइल्स हो सकती है, कॉपर की कॉइल्स हो सकती हैं, ठीक है? ये प्योर आयरन कॉपर की कॉइल्स हैं। करते क्या है भाई, हम यहाँ पर दोनों जगह ऐसे कॉइल्स बना देते हैं। यहां से दोगे आप इनपुट, और बेटा यहां से ले लोगे आप आउटपुट। अब देखो, यहाँ पर तुमने कैसा इनपुट दिया है? एसी वोल्टेज है ये एसी वोल्टेज है। अब देखो, जो एक कॉइल होती है अपनी प्राइमरी कॉइल, तो जो यहाँ से आप इनपुट देते हो, इनपुट वाली कॉइल होगी प्राइमरी कॉइल। जहाँ से आउटपुट मिल जाएगा, ये कौन सी कॉइल, इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी कॉइल। हाँ। अब होगा क्या, अगर ये एसी वोल्टेज है तो एसी वोल्टेज टाइम डिपेंडेंट होती है, टाइम वेरिएबल बोल सकते हो, डिपेंडेंट नहीं। टाइम वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी करती है ना भाई ईएमएफ, सॉरी वोल्टेज। कैसे? E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो टाइम के साथ घट बढ़ रही है वोल्टेज। तो बेटा अगर टाइम के साथ वोल्टेज घटे बढ़ेगी, तो जो ये तुम्हारा यहाँ पर मैंने ये इंडक्टर सेट किया है, या कॉइल, सॉलिनॉइड भी बोल सकते हो, कॉइल बोल सकते हो, जिसपे नंबर ऑफ टर्न्स चढ़ाए हुए हैं, तो क्या यहाँ पर एक फ्लक्स जनरेट होगा, और वो फ्लक्स बार बार चेंज होगा। भाई फ्लक्स क्या है? फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, राइट? मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड चीर के बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स जनरेट हो रही है, सिंपल सी बात है। अब फ्लक्स का चेंज कब कब होगा? फ्लक्स का चेंज जब हो सकता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे या फिर एरिया को चेंज करें। अब यहाँ पर वोल्टेज चेंज हो रही है, तो वोल्टेज के चेंज होने से क्या चेंज होगा भाई? करंट भी टाइम डिपेंडेंट है ना?
अगर एसी वोल्टेज है तो एसी में करंट भी टाइम वेरिएबल होगा। तो बेटा अगर आई टाइम वेरिएबल है तो जो यहाँ पर इस सर्किट में करंट आई फ्लो करेगा उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी क्या वो भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगी? बोलो भाई। मैग्नेटिक, एक बार बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कब बनती है? करंट से। अभी तुमने सारा तभी तो पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड की, करंट कैरिंग वायर है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अगर करंट ही टाइम पर डिपेंडेंट हो जाएगा, करंट ही टाइम पर वेरी करेगा बार बार, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस करंट की वजह से वो भी टाइम पर वेरिएबल होगी कि नहीं होगी? टाइम पर वेरिएबल होगी, Yes, बिल्कुल। ma'am, होगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी कि नहीं होगी? चेंज होगी। और अगर फ्लक्स का चेंज होगा तो हमारे पास क्या इंड्यूस होती है? ईएमएफ। EMF। तो हमारे पास वो ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो हमने क्या किया, जो ये ईएमएफ यहाँ पर जो जनरेट हुई है, जो ये ईएमएफ इंड्यूस हुई है प्राइमरी कॉइल के अंदर, वो सारी हमने किसके थ्रू, वो सारी हमने किसको ट्रांसफर कर दी? सेकेंडरी कॉइल को। सेकेंडरी, देखो अब सेकेंडरी कॉइल से तुम्हें आउटपुट लेना है। यहाँ पर आउटपुट कैसे मिलेगा भाई? कुछ तो आना चाहिए। तो एक काम तुमने क्या किया कि प्राइमरी कॉइल के अंदर जितना भी फ्लक्स चेंज होके जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था वो सारा का सारा किसको दे दिया तुमने? आउटपुट वाले को दे दिया। तो यानी आउटपुट पर जो आउटपुट है जिस कॉइल के पास, वहां पर तुमने सारी की सारी अपनी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट वो सारी वहां तक तुमने पहुंचा दी। अब बात आई कि मैम ये पहुंचा के इतना करके मिला क्या? तो पहले लिखो प्रिंसिपल, कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। समझ में आ गया होगा, मुझे बताओ किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? बताओ, अरे बताओ, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस में नहीं करते थे ऐसे कि एक का करंट दूसरे में जनरेट करवाता था इंडक्शन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो बोला जाता है स्टेप अप और एक होता है बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप का मतलब क्या है? स्टेप अप का मतलब है कि जो तुम्हें आउटपुट वोल्टेज मिल रही है वो वी इन से ज्यादा है, यानी इनपुट पे जो तुमने दिया उससे ज्यादा आउटपुट वोल्टेज मिल रही है। स्टेप डाउन का मतलब क्या है कि वी इनपुट जो है वो ज्यादा, एक कंपेयर करनी है ना, कि वी आउटपुट कम है और वी इन ज्यादा है। तो अप का मतलब क्या है? अप का मतलब है आउटपुट ज्यादा कर दिया। डाउन का मतलब क्या है? आउटपुट कम कर दिया। अप का मतलब आउटपुट ज्यादा, डाउन का मतलब आउटपुट कम। अब ठीक है भाई, अब ये देखो ट्रांसफॉर्मर कहाँ का यूज होंगे? तुमने देखा होगा गलियों में भी लगे रहते हैं ट्रांसफॉर्मर, हर जगह लगे होते हैं। अब तो स्टेबलाइजर एसी में भी लगा होता है ना, एक छोटा ट्रांसफॉर्मर एक आता है। तो वो ट्रांसफॉर्मर क्या काम करता है भाई? एसी के अक्रॉस वोल्टेज को स्टेबलाइज का काम करता है। कैसे? अगर घर में वोल्टेज कम आ रही है, घर में वोल्टेज कम आ गई तो वो क्या करेगा? उस वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देगा। कैसे? अगर उसके पास इनपुट वोल्टेज कम है तो वो क्या कर देगा? उसको स्टेप अप कर देगा, ठीक है। और अगर ज्यादा आ गई तो क्या कर देगा? उसको कम कर देगा। हाँ, तो यही काम होता है ट्रांसफॉर्मर का, जिसे हम स्टेबलाइजर भी कहते हैं, कि स्टेबलाइजर लगाया जाता है जिससे कि हमारे एसी वगैरह ये चीजें खराब ना हो, क्योंकि ये वोल्टेज को स्टेबल करके रखता है, ठीक है। अब बात आई कि स्टेबल कैसे करेगा मैम, ये आउटपुट इनपुट को कैसे करेगा? तो देखो, ये आउटपुट इनपुट को रखने के लिए तुम्हें करना क्या है? अगर तुम्हें स्टेप अप बनाना है तो देखो, ये तुमने क्या लगाई हुई है, दो जो मैंने ऐसे बनाया हुआ है ये सर्कल सा, ये क्या है? क्या दिख रहा है आपको? कॉइल से। यस मैम। हाँ, कॉइल है। तो अगर मान लो मेरे को सेकेंडरी पर आउटपुट ज्यादा चाहिए तो तुम्हें सेकेंडरी की जो कॉइल है ना, मैं एनएस नाम दे रही हूँ, नंबर ऑफ कॉइल इन सेकेंडरी, वो ज्यादा करनी पड़ेगी तुम्हारी प्राइमरी कॉइल से, ठीक है। अगर तुम्हें इनपुट पर ज्यादा, मतलब अब तुम्हें आउटपुट कम करना है, कि हमें आउटपुट पर ज्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, हमें थोड़ी वोल्टेज चाहिए, तो हमें इन सेकेंडरी कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल्स। हाँ, तो मतलब यहाँ से तुमने क्या देखा कि जितना ज्यादा आउटपुट, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो हमारे पास ये है
वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल अपॉन वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। तो तुमने क्या देखा, अगर मुझे आउटपुट सेकेंडरी कॉइल यानी आउटपुट का मतलब है सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल पे आउटपुट ज्यादा चाहिए तो बेटा मुझे एनएस को ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर प्राइमरी पे मुझे ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो मुझे प्राइमरी की क्या करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा करनी पड़ेंगी। तुम्हारे पास एक ये इक्वेशन आया, ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन NP। तीसरा बात आई, अब करंट का क्या करना है। अब देखो तुम खुद एक बात बताओ, अगर एक जगह वोल्टेज कम है और दूसरी जगह वोल्टेज ज्यादा हो रही है, एनर्जी तो फिर भी कंजर्व रहेगी। एनर्जी के बिना कंजर्वेशन के तो फिजिक्स काम ही नहीं करती है ना। एनर्जी शुड बी कंजर्व। तो एनर्जी अब कंजर्व कैसे होगी, तुम खुद भी पूछोगे कि मम्मी वोल्टेज आई कहाँ से ज्यादा, चलो नंबर ऑफ टर्न्स तो बढ़ा दिए, बट ये वोल्टेज आई कहाँ से, हमने तो इतनी वोल्टेज दी ही नहीं, कहाँ से बन गई, खुद ब खुद कैसे बन गई। तो होगा क्या, तुमने यहाँ पर काम करता है पावर, ठीक है। मतलब क्या है, पावर जितनी तुमने दी है ना, देखो तुमने इनपुट पर जितनी पावर दी है बेटा आउटपुट पर भी उतनी ही पावर रहेगी। मतलब इफिशियंसी जो रहेगी, इसकी इफिशियंसी की मैं बात करूं तो इसकी जो इफिशियंसी रहती है 99% तक मिल जाती है ट्रांसफार्मर में। ईटा का मतलब यहाँ पे इफिशियंसी है। तो इसका मतलब जितना तुमने इनपुट पर पावर दिया है ना, उतना ही तुम्हें आउटपुट पर पावर मिलेगा। यानी मैं यहाँ पर लिख दूं ES, इनपुट तो हमारा प्राइमरी है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है VI ना, तो E मेरा वोल्टेज हो गया, करंट मेरा IP हो गया। यहां से फिर मैं लिख रही हूँ ES, फिर से क्या लिख दूं यहाँ पे IS, ठीक है। अब देखो तुम खुद, अब यहाँ से ES अपॉन EP लिखो, अगले पेज पे लिख लेते हैं। ES अपॉन EP किसके बराबर आया, देखो जरा। IP upon I. upon IS. NS upon NP। NS upon NP. अबे NS तो है ही नहीं। यहाँ पे देखो जो मैंने इनपुट पावर लिखा है EP IP इक्वल्स टू ES IS, तो यहाँ से ES अपॉन IP किया तो यहाँ पे IP अपॉन IS मिल गया ना। देखो Yes ma'am. पावर वाली इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन यहां से निकाला। अब तुमने क्या देखा कि अगर सेकेंडरी, अब तुमने देखा कि जो EMF है वो करंट के कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अभी हमने देखा था ES ऊपर है तो NS ऊपर जाएगा, NP नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन बन गई, ये तुम्हें यही याद रखना है, यहीं से आधे क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। Yes ma'am. अब Yes ma'am। देखो हुआ क्या, अगर तुमने आउटपुट पर वोल्टेज ज्यादा कर दी तो सिंपल सी बात है करंट कम हो जाएगा। दोनों चीज ज्यादा नहीं हो सकती कि अगर तुम चाहो कि वोल्टेज भी ज्यादा चाहिए और करंट भी ज्यादा चाहिए तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पावर एनर्जी कंजर्व है, इनपुट आउटपुट पावर कंजर्व है। तो आउटपुट पर अगर तुमने आउटपुट पर अगर वोल्टेज ज्यादा कर दिया तो आउटपुट पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत कम, बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम हो जाएगी। अगर आउटपुट पर वोल्टेज ज्यादा चाहिए, अगर वोल्टेज कम चाहिए तो करंट ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लग रहा है, और वही जो ये इक्वेशन तुम्हारे सामने है ये सब उसी के ऊपर बेस है। तो याद रखना नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, E इज EMF, सॉरी हाँ EMF भी बोल सकते हो और वोल्टेज भी बोल सकते हो, अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। PS से समझ जाओगे ना कि P और S क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी। Yes ma'am. Yes ma'am. Yes अब देखो ma'am। हाँ, अब बात आई कि कहाँ कहाँ लॉस होता है। अब देखो इफिशियंसी का एक फॉर्मूला, और अगर मान लो कई बार तुम्हें दे देते हैं कि 90% इफिशियंसी है, 80% इफिशियंसी है, तो कैसे इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ईटा का मतलब यहाँ पे जो ये मैंने लगाया है, आई थिंक इतने तो समझदार हो तुम, ये इफिशियंसी है, राइट। Yes ma'am। Yes ma'am. Yes ma'am।
ओके अब ये एक बात बताओ, यहाँ पर एनर्जी लॉस हो सकता है? एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ होगा? ट्रांसफार्मर के अक्रॉस एनर्जी लॉस कहाँ कहाँ पे होंगे? कौन कौन से लॉस होंगे? पहला कि मैम जो ये फ्लक्स, देखो ये जो आयरन कॉइल ये यूज कर रहे हो, ये कॉइल क्या काम कर रही है? ये कॉइल क्या काम कर रही है? फ्लक्स लिंक कर रही है ना ये भाई। प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल तक फ्लक्स को ले जाने का काम ये कॉइल ही तो कर रही है। यहाँ जो इंड्यूस हुआ उसको यहाँ भेज दिया, तो फ्लक्स लिंकेज। तो भाई जो यहाँ पर हमने जो कॉइल यूज करी है, जो ये आयरन की या कॉपर की, ये 100% फ्लक्स को लिंक नहीं कर पाती, देयर इज सम लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्लक्स का क्या हुआ है? लीकेज हो जाता है। फ्लक्स लीकेज ड्यू टू पुअर लिंकिंग। जो लिंकिंग है ना, इसकी वजह से कुछ कम हो जाता है। और बताओ और कौन सा लॉस हो जाता है? लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस जहां जहां रहेगा वहां पे पावर वो वोल्टेज खाने का काम ही करेगा, पावर को खाने का काम करेगा। तो लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल्स, ज्यादा पावर वेस्ट होती है वहां पे। ठीक है, थर्ड। और बताओ एडी करंट का। अब एडी करंट का लॉस होता है बेटा एक, एडी करंट लॉस। और एडी करंट लॉस वही है कि ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद, देखो हमें तो ईएमएफ से काम होना चाहिए था, उस ईएमएफ के साथ साथ करंट बेफालतू में आ रहा है। और वो करंट क्या करता है? जो हमारी खुद की जो फ्लक्स जो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उस फ्लक्स से ईएमएफ बन रहा है। और उस ईएमएफ को बनने से क्या होता है? कौन रोकेगा? वो करंट जो जनरेट हुआ है। भाई करंट का काम क्या है? तूने पढ़ा है ना लेंज लॉ में, कि वो करंट ऐसे पैदा होगा कि उस ईएमएफ को ही अपोज करेगा जो उसको बना रही है ना? यस मैम। और हमारा सारा काम उसी पे ही चल रहा है, हमारा सारा काम चल ही उसी पे रहा है कि फ्लक्स बनेगी तभी हमारे पास ईएमएफ जनरेट होगा और उसी ईएमएफ से हम काम करेंगे। अब वो करंट पैदा करके उसको सारा का सारा खराब कर देता है। तो वही यहाँ पे जो एडी करंट लॉस है, ये वही है, एडी करंट लॉस होगा। और फोर्थ हमारा हिस्टेरेसिस कर्व का लॉस। ये हिस्टेरेसिस कर्व का समझने की जरूरत नहीं है, सिलेबस से हट गया है, बट फिर भी एक बार लिखवा दिए टर्म कि इससे भी लॉस होगा बस। ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? कहाँ का? पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह अगर पावर भेजनी है तो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर से लाइन जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ट्रांसफार्मर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, रेडियो में काम आता है, टेलीफोन की वायर्स के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, और इम्पीडेंस मैचिंग, बस इन चीजों में तुम्हारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। बाकी जो मैं पीडीएफ भेजूंगी उसमें सारी चीजें ऑलरेडी रिटर्न होंगी काफी अच्छे से। ठीक है, थोड़ी बाकी मैंने यहाँ पे भी लिखवा दी है और मैं थोड़ी उसमें ऐड करवा दूंगी। एक बार पूरी पीडीएफ को ध्यान से पढ़ लेना। मेरी तरफ से ये चैप्टर एकदम कंप्लीट है। मैं ये पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी तुम लोगों के साथ, अच्छे से रिवाइज कर लेना। कल कोई क्लास नहीं होगी, मस्त जन्माष्टमी बनाना। यस मैम। ठीक है, अगले मंडे को मिलेंगे सारे जने। मंडे को क्लास होती है तुम्हारी? यस मैम। यस मैम होती है। नो मैम। फिजिक्स की नहीं होती ना? नो मैम, नो मैम। मैम ट्यूसडे को। ठीक है।